हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप यू आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें से जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848। इसमें से 3.2 जो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, ये पॉइंट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। हंगर मीन्स भूख, हार्डशिप मीन्स कठिनाइयां, और पॉपुलर रिवॉल्ट जिसे हम कहते हैं जन विद्रोह। देखिए, कोई भी देश हो, अगर वहां पर लोग क्या कठिनाइयों में होंगे, साथ ही साथ अगर वो भूखमरी से परेशान है, इसका मतलब भूख, उनको जो चीजें चाहिए खाने के लिए अगर वो उन्हें मिल नहीं रही है, तो डेफिनेटली वहां की जनता क्या करेगी? तो विद्रोह करेगी। तो ये पॉइंट क्यों जरूरी है, ये हम समझेंगे कि 1830 के बाद का इश्यू है सब। और हमें मालूम है कि कंजर्वेटिज्म की जो डाउनफॉल हो गया था वो 1830 से शुरू हो गया था। इसका मतलब है 1815 से लेकर 1830 तक कंजर्वेटिज्म था, अच्छा रूल कर रहे थे यूरोप में। मगर ये जो सब चीजें होने लगी, हंगर, हार्डशिप, इसकी वजह से रिवॉल्ट होने लगे अलग अलग पार्ट में, यूरोप के अलग अलग देशों में। ओके, तो हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट हम समझ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कह दिया है द 1830s। अब 1830s मतलब क्या है, कौन सा ड्यूरेशन? 1830 से लेकर 1840 तक, ये जो डिकेड है वन, इस डिकेड में ये जो साल थे पूरे, वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। आर्थिक कठिनाइयां इन 10 सालों में ज्यादा दिखाई दी। कहां पे? तो इन यूरोप। ओके, कहां पे? यूरोप में लोग आर्थिक रूप से पूरी तरह से दबे, उनके पास पैसे ही नहीं थे, तो वो बहुत ज्यादा कठिनाइयां फेस कर रहे थे इस पूरे दशक में, 1830 से लेकर 1840 तक। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ कौन सा? 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ। अभी 19th सेंचुरी का ड्यूरेशन क्या है? 1800 टू 1900। ये हो गया आपका पूरा 18 कौन सा सेंचुरी? 19th सेंचुरी। इसमें से फर्स्ट हाफ, इसका मतलब है कि 1800 से लेकर 1850 तक, ये हो गया फर्स्ट हाफ। इस फर्स्ट हाफ में, द फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। ये जो फर्स्ट हाफ है 19th सेंचुरी का, इसमें बहुत ज्यादा लोक संख्या, पॉपुलेशन जो है वो कहां पे बढ़ गई? तो यूरोप में बढ़ गई थी। ओके, इसकी वजह से क्या हो गया? पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ गई मींस डेफिनेटली फूड डिमांड भी इंक्रीज हो जाएंगी, और फूड डिमांड है उसे फुलफिल करना है, तो लोगों के पास क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम क्या हो गया? ये तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, और वहां पर यूरोप में ज्यादा जो लोग हो गए वो क्या हो गए? जॉब सीकर्स बन गए। एम्प्लॉयमेंट उनके पास नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और जॉब ढूंढने वाले ज्यादा हो गए। अब ये जॉब क्यों नहीं था, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको बताता हूं कि कोई भी देश हो, अगर वहां पे जॉब नहीं है तो लोग क्या करते? किसे उसे जिम्मेदार मानते हैं? तो जो पावर में, गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानते हैं। तो यहां पे भी वैसे हो गया। अब ये लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ये फूड खरीद सकते हैं क्या? नहीं। जो नेसेसरी चीजें वो खरीद सकते हैं क्या? डेफिनेटली दे कैन नॉट परचेस, वो परचेस नहीं कर सकते। तो इस वजह से एक हंगर का प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ा, और हार्डशिप वो फेस कर रहे थे इन 10 सालों में। ओके, एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं था? इसका रीजन ये है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, कहां पे? यूरोप में। ओके, दे फेस स्टीप कॉम्पिटिशन। स्टीप मीन्स बहुत कड़ी ऐसी प्रतिस्पर्धा हम कह सकते हैं वो कर रहे थे। किसके साथ? तो जो मशीन मेड गुड्स है, ऐसी चीजें कि जो किससे बनती है? मशीन से बनती है, और ये जो मशीन मेड चीजें होती है वो सस्ती होती है एज कम्पेयर। हाथ से बनाने वाली चीजें ये महंगी होगी, और मशीन से बनने वाली चीजें एक्सपेंसिव होगी। इसका रेफरेंस हमें नेशनलिज्म इन इंडिया में भी आया है। देखो, खादी वो एक्सपेंसिव था, और मशीन मेड जो इंग्लैंड से आने वाले जो कपड़े थे वो कैसे थे? इनएक्सपेंसिव थे। इसका मतलब वो चीप रेट के थे। तो यूरोप का देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत सबसे पहले क्या हुई है? इंग्लैंड में हुई है, ये सब हम जानते हैं। इंग्लैंड में सबसे पहले क्या हुआ? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ मीन्स उन्होंने गुड्स जो है, चीजें वो बनानी शुरू कर दी मशीन के हेल्प से। ये जो मशीन से बनने वाली चीजें थी वो चीप रेट में थी, या फिर इनएक्सपेंसिव थी, वो सस्ती थी एज कंपेयर टू हैंडलूम, हाथ से बनाई जाने वाली चीजों से। ओके, तो इसका असर क्या हुआ कि अगर आपको कोई चीज, देखो अब ये पेन है, ये पेन मशीन से बना हुआ है, ये आपको 10 रुपए मिल रहा है, और कोई है जो हाथ से बनाई चीज है, पेन अगर हाथ से बनाया गया है ये, तो आपको 20 रुपए मिल रहा है। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू परचेस जो मशीन से बनाया, क्योंकि वो आपको सस्ता मिल रहा है। तो लोग क्या करने लगे? जो हाथ से चीप मशीन से बनी हुई जो सस्ती चीजें वो खरीदने लगे। तो इसकी वजह से क्या हो गया? एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया उसकी वजह से, क्योंकि जो लोग हाथ से बनाने वाले हैंडलूम प्रोड्यूसर्स है, हाथ से बनाने वाले जो गुड्स को, हाथ से चीजों को हाथ से बनाते हैं, उनके पास उनकी जो चीजें वो मार्केट में बिक नहीं रही थी।
तो डेफिनेटली दे वर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ सर्वाइवल, डेफिनेटली दे वर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। तो वो सब प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। ये सब चीजें हो गई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, याद रखिए। और इंग्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। ओके, तो बहुत ज्यादा जॉब सीकर लोग थे यूरोप में और एम्प्लॉयमेंट बहुत कम था। ओके, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लाइव इन ओवरक्राउडेड स्लम। यहां पे सबसे याद रखने वाली चीज आपको ये होगी, देखो अगर आप कहीं पे रह रहे, कोई सिटी में आप रह रहे, अगर आपको वहां पे जॉब नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? दूसरे सिटी में चले जाएंगे। सपोज आप विलेज में हैं, ओके, और आपको अगर वहां पे काम नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आप कहाँ चले जाएंगे? आप बोलेंगे चलो शहर जाएंगे और वहां पे काम ढूंढेंगे, आप हो या कोई भी हो। तो वही चीजें हो गई। ये जो यूरोप में रहने वाले लोग थे, जो विलेज में रहने वाले लोग थे, उन्हें काम नहीं है, उन्हें वो फेस कर रहे हैं सब हार्डशिप और हंगर। तो वो फुलफिल करने के लिए उन्होंने सोचा कि अभी टाउन एरिया में जाएंगे, नगरों में जाएंगे और वहां पे काम ढूंढेंगे। तो ये जो लोग हैं ये माइग्रेट होने लगे। कहां से? ये पॉपुलेशन जो था कौन सा यूरोप का, वो विलेज से लेकर माइग्रेट होने लगा। कहां पे? तो सिटी एरियाज में। माइग्रेट होना मीन्स चले जाना वहां पे। ओके, तो ये शुरू हो गया और वो जो लोग है वो रहने लगे थे कहां पे? तो ओवर क्राउडेड स्लम। ओवर क्राउडेड स्लम मीन्स ऐसी भीड़ से भरी बस्तियां, गरीब बस्तियां। अभी स्लम मीन्स बस्तियां। ओके, और ओवर क्राउडेड मीन्स बहुत ज्यादा लोग वहां पर रह रहे थे। तो थोड़े से एरिया में बहुत सारे ज्यादा लोग खचाखच भरकर वहां पर रह रहे थे। तो एक ओवर क्राउडेड स्लम में ये लोग रह रहे थे। ये एक तरह का हार्डशिप है। ये इनके लिए क्या बन गया? तो एक हार्डशिप बन गया। पहले वो फ्री रह रहे थे विलेज में, मगर वो सिटी में आ गए तो वो उनको थोड़ी जगह में बहुत सारे लोगों को एडजस्ट करना पड़ रहा था, कठिनाई सह रहे थे। उसके बावजूद उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं, इसके मतलब उनके पास खाने के लिए भी बहुत चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो ये सब चीजें यूरोप में शुरू हो गई थी। लोग टॉलरेट कर रहे थे, सिर्फ सह रहे थे। हंगर के बारे में होगा या फिर हार्डशिप के बारे में होगा। तो मैंने अभी ये बताया आपको कि स्मॉल प्रोड्यूसर जो टाउन एरियाज के, वो बहुत ज्यादा कंपटीशन, वो सह उनकी बहुत बड़ी ऐसी कठिनाई थी, हम उसे क्या कह सकते हैं? तो कड़ी स्पर्धा थी किसके साथ? तो जो इंपोर्टेड गुड्स है, मशीन मेड गुड्स है। ये मशीन मेड गुड्स कहाँ बनते थे? इंग्लैंड में बनते थे, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत एडवांस था। ओके, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा एडवांस जो मशीनरीज थी वो कहाँ थी? इंग्लैंड में थी। तो वहां पे बनने वाली चीजें कैसी थी? तो सस्ती थी। और स्पेशली देखा जाए ये जो एडवांसमेंट आपको दिखाई देगी वो किस में थी? तो स्पेशली इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ओके, टेक्सटाइल मींस कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में ये ज्यादा एडवांसमेंट आपको दिखा देगा इंग्लैंड में था, विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स। मगर अभी देखो ये एडवांसमेंट जो था इंग्लैंड में, वो किसके? इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था इंग्लैंड में स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन का था, कपड़ा उद्योग के बारे में। और ये जो बाकी एरिया थे वहां पे लोग जो थे वो घर में बना रहे थे, घर में बनाते थे कपड़ों को, या फिर हम उसे कह सकते हैं उनके वर्कशॉप थे छोटे छोटे, वहां पर वो कपड़े बनाते थे। और एक पार्टली मैकेनाइज उनसे वो जो कपड़े बनाते थे वो पार्टली मैकेनाइज होते थे। आंशिक रूप से उन्हें क्या जाता, आंशिक रूप से वो मैकेनाइज सब चीजें वो बनाते थे। इसके लिए इसकी वजह से स्टीप कंपटीशन था किसमें? तो यूरोप की जो अदर कंट्रीज है उन वहां के प्रोडक्ट्स में और इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स में। तो इंग्लैंड के जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स थे या गुड्स थे वो सस्ते थे एज कंपेयर टू जो पूरा कॉन्टिनेंट है यूरोप का, उन देशों में बनने वाले चीजों से इंग्लैंड में बनने वाली जो मशीन मेड गुड्स थी वो सस्ती थी। ओके, यहां तक समझ में आ गया सबको? अभी भी आपको क्या दिखाई देगा कि यूरोप के बहुत सारी जगहों पे जो एरिस्टोक्रेसी थी वो एंजॉय कर रहे थे पावर को। वो भी अभी भी क्या थे? तो एरिस्टोक्रेसी जो थे वो पावर में थे, सत्ता में थे। ओके, क्योंकि कंजर्वेटिज्म शुरू हो गया था, तो डेफिनेटली कंजर्वेटिज्म की वजह से ये जो एरिस्टोक्रेसी वो पावरफुल बन गई थी और उन्हें बर्थ राइट्स, बर्थ प्रिविलेजेस मिल रहे थे। तो ये अभी भी कई जगहों पे क्या थे? तो ये एंजॉय कर रहे थे पावर को। मगर ये जो पीजर्स थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ते थे? बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे टू द एरिस्टोक्रेसी। ओके, फ्यूडल ड्यूज जिसे कहा जाता है, और ऑब्लिगेशन, और बहुत सारी जिम्मेदारियां उन पर थी। किस पर? पीजेंट्स पर। तो समझ रहे आप इन शॉर्टली क्या हो रहा है? तो एंजॉय कर रहे एरिस्टोक्रेसी और टॉलरेट कर रहे, सब कुछ जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे वो कौन कर रहे थे? पीजेंट्स कर रहे थे। ये एक तरह का हार्डशिप है, किससे? तो पीजेंट्स के लिए। ओके, जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज्यादा सह रहे थे। और जो खाने पीने की चीजें उसकी प्राइसेस भी बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? तो जो खाने पीने की चीजें थी वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखो क्या है, खाने पीने की जो चीजें थी वो अवेलेबल कम थी और खाने वाली पब्लिक ज्यादा थी, तो इसकी वजह से प्राइसेस क्या हो गए? तो बढ़ गए। ओके, समझ रहे? और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, और कुछ ये सालों में क्या? तो बैड हार्वेस्ट, जो चीजें थी, खाने पीने की चीजें थी वो अच्छे से उगी नहीं, और बैड हार्वेस्ट की वजह से क्या हो गया? तो एक पॉपुलिज्म मीन्स जिसे हम कहते हैं पॉवर्टी, गरीबी जो बहुत बढ़ गई यूरोप में, स्पेशली इन द टाउन एंड कंट्री, टाउन एरियाज में और कंट्री में बहुत ज्यादा गरीबी भी बढ़ गई थी। तो इस तरह से सब डिस्टर्बेंस था
सब तरह की हार्डशिप लोगों को फेस करनी पड़ रही थी, और हंगर, खाने पीने की चीज़ के दाम भी बढ़ गए, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी वजह से क्या हो गया, तो रिवॉल्ट करने के लिए लोग मजबूर हो गए। इन शॉर्टली हम कह सकते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हंगर प्लस हार्डशिप इज इक्वल टू पॉपुलर रिवॉल्ट। और ये रिवॉल्ट आपको दिखाई देगा सबसे पहले कहाँ पे, तो इन 1848 को वो हुआ कहाँ पे, तो फ्रेंच में। फ्रेंच में तो शुरुआत तो 1830 को ही हो गई थी, उन्होंने लुइस फिलिप को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के बेसिस पे चुना था, मगर बाद में क्या हो गया, ये जो फूड शॉर्टेज है उसकी वजह से और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत ज्यादा जो बेरोजगारी थी और फूड शॉर्टेज था, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन था कौन सा, पेरिस का, पेरिस सिटी के जो लोग थे वो क्या हो गए, तो रोड पर उतर आ गए। रोड पर उतरने के बाद लुइस को लगा कि ये उसके जैसे कर देंगे, बर्बन के जैसा, लुइस 16 के जैसा, वो मार देंगे। तो इसकी वजह से वो बैरिकेड्स लगाए गए, अवरोध लगाए गए, मगर उसके पास लुइस फिलिप के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और लुइस फिलिप को क्या करना पड़ा, तो वहां से भाग जाना पड़ा, कहां से, तो पेरिस से। और उसके बाद जो नेशनल असेंबली थी फ्रेंच की, उसे क्या डिक्लेयर कर दिया गया, तो एज ए रिपब्लिक उसे डिक्लेयर कर दिया गया। अभी रिपब्लिक मीन्स क्या, जो देश का हेड रहेगा वो क्या होगा, तो लोगों से चुनकर आएगा, ओके, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। तो फ्रेंच उसके बाद रिपब्लिक बन गया। आपके सामने डिफिनेशन दी, देखो बोर्ड पे, स्क्रीन पर आपको दिख रही है, देखिए उसे क्या दिया है वो, तो अ कंट्री दैट हैज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड लीडर, ऐसी कंट्री जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्ट गवर्नमेंट जो है वो लोगों से चुनकर आया है, और लीडर जो है वो भी चुनकर आए लोगों से, तो वो हो गया रिपब्लिक गवर्नमेंट। तो ये जो नेशनल असेंबली उसे रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, ओके, इसका मतलब ये जो लीडर रहेगा देश का वो इलेक्टेड रहेगा। इस तरह की सिचुएशन वहां पर आ गई। सब जो अबो अडल्ट है 21 ईयर्स अबो, उन्हें क्या कर दिया, तो मताधिकार दिया गया, सफ्रेज मीन्स मताधिकार, राइट टू वोट, और उन्हें भरोसा दिया गया कि उन्हें क्या मिल जाएगा, तो वर्क भी मिल जाएगा, उन्हें गारंटी दी गई वर्क के बारे में। और इसी वजह से नेशनल वर्कशॉप, राष्ट्रीय कारखाने बनाए गए, किस लिए, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, रोजगार देने के लिए। इस तरह से ये हुआ, हंगर और हार्डशिप की वजह से रिवॉल्ट हुआ फ्रेंच में, और इस तरह से जो मोनार्क्स है, मोनार्क्स की हाथ से सत्ता निकल कर किसके हाथ में चली गई, तो लोगों के हाथ में चली गई। इन शॉर्टली हम उसे कह सकते हैं कि फ्रेंच रिपब्लिक बन गया, ओके, जो इलेक्टेड लीडर है उसके हाथ में इसके बाद सत्ता वहां पर चली गई। इससे पहले हमने देखा 1848 का जो जन विद्रोह हुआ, रिवॉल्ट हुआ, उसके बारे में हमने समझा है। इसके पहले भी एक विद्रोह हुआ था, वो हुआ था 1845 को, जो किया था वीवर्स लोगों ने, बुनकरों ने किया था। कहा कि बुनकर थे वो सिलेसिया में रहने वाले बुनकर थे, और उनका जो विद्रोह था वो था अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदारों के खिलाफ उनका ये विद्रोह था, रिवॉल्ट था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो उन्हें सप्लाई करते थे, किन्हें सप्लाई करते थे, रॉ मटेरियल टू द वीवर्स, वीवर्स को रॉ मटेरियल देने का, सप्लाई करने का काम कॉन्ट्रैक्टर करते थे, ओके, और उन्हें ऑर्डर देते थे, एंड गिव देम ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल, और उन्हें ऑर्डर दिया जाता था फिनिश टेक्सटाइल का, इसका मतलब कपड़ा बनाया जाए और फिनिश बनाया जाए। रॉ मटेरियल देंगे कॉन्ट्रैक्टर, और कॉन्ट्रैक्टर रॉ मटेरियल देकर बोलेंगे कि आप हमें फिनिश गुड्स बना के, फिनिश टेक्सटाइल बना के दीजिए, ओके, ये ऑर्डर देते थे। बट ये ठेकेदारों ने क्या किया, ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, मगर ये ठेकेदारों ने क्या किया, तो उनका जो पेमेंट है वीवर्स का वो क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया, ओके। इसका रिलेशन आप समझ रहे हैं ना, किसके साथ रिलेशन है, चीप प्राइजेस टेक्सटाइल जो मिलता था इंग्लैंड से, उनसे एक स्टिफ कंपटीशन थी। इसकी वजह से ये जो वीवर से बनाए हुए जो कुछ चीजें होगी वो बहुत महंगी बेची जाती थी, तो वो पॉसिबल नहीं था सेल होना। तो इसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्टर ने भी क्या कर दिया, तो उनको पेमेंट जो वो कम कर दिया डायरेक्टली उन वीवर्स का। तो इसकी वजह से क्या हो गया, तो इन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया, किसने, तो वीवर्स ने, किसके खिलाफ, तो कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। और ये जो न्यूज है वो किसने लिखी है, जर्नलिस्ट जो था कौन, विल्हेम वुल्फ, इसने इस सब चीज को, इस इवेंट को क्या किया है, तो जो घटी दिखा पे सिलेसिया की विलेज में उसे डिस्क्राइब किया है। तो देखिए सिलेसिया के जो गांव थे वहां पे लगभग 18,000 लोग रह रहे थे, और इन सबका जो व्यवसाय था, ऑक्यूपेशन था, वो क्या था, तो कॉटन वीविंग, ओके, जिसे हम कह सकते हैं कि कपड़ा बुनना इनका ये काम था। और बहुत बुरी कंडीशन में थे वर्कर्स, और इसका फायदा कॉन्ट्रैक्टर्स ने बड़ा लिया। इसका जो फायदा है वो कॉन्ट्रैक्टर लेना चाहते थे। किस तरह से वो फायदा लेना चाहते थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, तो जो प्राइसेस है किसकी, विविन जो कॉटन, ये जो कपड़ा वीवर से बना है उसकी प्राइसेस क्या कर दी, कॉन्ट्रैक्टर ने कम कर दी। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे कौन, तो वीवर्स। घटना घटी 4 जून को, ओके, समय था लगभग 2 बजे का। उस समय ये सब वीवर जो है एक कतार में चलकर कहा गए, तो जो ठेकेदार है उसे कोठी की तरफ वो चले गए। वहां पे जाने के बाद वो क्या करने लगे, तो कॉन्ट्रैक्टर को मांग करने लगे हाई वेजेस की,
हाई वेजेस में उनके पेमेंट जो है उन्हें क्या चाहिए थे, बड़ा कर चाहिए थे, इसके लिए वो डिमांड कर रहे थे ये कॉन्ट्रैक्टर के पास। कौन? तो ये जो व्यूवर्स हाई वेजेस की मांग कर रहे थे, ज्यादा पेमेंट की मांग कर रहे थे, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया। उन्हें घृणा के जरिए की ट्रीटमेंट दी गई, उनके साथ बर्ताव किया गया, कभी उनको धमकियां भी दी गई। मगर लोग जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उनको कम पेमेंट मिल रहा था, कम वेजेस उनको मिल रहा था। तो ये जो गुस्साई हुई भीड़ है वो क्या हो गई, तो कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस गई। कॉन्ट्रैक्टर में घर में घुसकर उन्होंने बहुत सारी वहां पे तोड़फोड़ कर दी, खिड़कियां तोड़ी, फर्नीचर तोड़ा, ओके। और जो वेयर हाउस है, स्टोर हाउस है उनका, जहाँ पे कपड़े रखे थे, वो भी जाकर उन्होंने तितर बितर कर दिए वो सब चीजें। तो इस तरह से डिस्ट्रक्शन उन्होंने किया उस ठेकेदार के घर में। ठेकेदार को कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वजह से कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गया, तो घर छोड़कर भाग गया। मगर वो जब नजदीक वाले गांव में गया तो वहां के लोगों ने भी उसे क्या नहीं किया, तो एडजस्ट नहीं किया, उसे रहने के लिए जगह नहीं दी। 24 आवर्स के बाद वो वापस आया आर्मी के साथ, और इस सब ये जो सब लोग थे, व्यूवर्स थे, उनके और कॉन्ट्रैक्टर के बीच का जो प्रॉब्लम था, उसके बीच में आर्मी के हाथों लगभग 11 लोग मारे गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सब चीजें यूरोप में हो रही थी। समझ रहे आप क्यों हो रहा था? तो हंगर, हार्डशिप की वजह से ये रिवॉल्ट हुए और इस तरह से लोग भी मारे जाने लगे थे। ओके, तो आई होप आपको यहां तक ये जो एज ऑफ रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन से यहां तक समझ में आ गया है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सूचना, ये जो चैप्टर है इसके सब जो पार्ट्स है उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, तो पूरे पार्ट्स को समझ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चैप्टर आप समझेंगे तो फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू कीजिए। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे नए, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।